हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप यूपी पीजीटी, डीएस एसएसबी पीजीटी, केवीएस पीजीटी, एनटीए नेट, पीएचडी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो चलें हम शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि फ़ोन की घंटी बजते ही फ़ोन को रिसीव करना किस प्रकार की मेमोरी का या स्मृति का एग्जाम्पल है। मैं आपको बताऊं कि जब हम जहाँ पे कोई भी चीज़ हम परफॉर्म करके करते तो उस तरह की मेमोरी को हम बोलते हैं प्रोसीजरल मेमोरी, यानी क्या बोलते हैं उसको, प्रतिक्रियात्मक स्मृति। प्रतिक्रियात्मक स्मृति यानी प्रोसीजरल मेमोरी, ये हमारे जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसका जो सेकंड टाइप है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, यानी अघोषणात्मक स्मृति का एक टाइप। प्रोसीजरल मेमोरी में हम किसी भी अपने मेमोरी में स्टोर जो भी यादें होती हैं उसको परफॉर्म करके एक्ट के ज़रिए शो करते हैं, जैसे साइकिल चलाना, टाइपिंग करना, फ़ोन को रिसीव करना। तो ये जो है फ़ोन की घंटी बजने पर फ़ोन को रिसीव करना, ये एक प्रतिक्रियात्मक मेमोरी का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि राहुल अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए कार्य करता है, साथ ही उसे उस कार्य के द्वारा आय की भी प्राप्ति होती है जिसका प्रयोग वो अपने जीवन निर्वाह में करता है। उपर्युक्त उदाहरण में कौन सा अभिप्रेरक कार्य करता है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि राहुल जो है वो अपनी इच्छा की संतुष्टि, यहाँ पे एक वर्ड आया सेटिस्फैक्शन। तो सेटिस्फैक्शन जहाँ पे होता है, सेटिस्फैक्शन यानी इनर सेटिस्फैक्शन, जिस काम को करने पर हमें एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, हमें खुशी मिलती है, तो वहाँ पे कौन सा प्रेरक कार्य करता है, वहाँ पे आंतरिक अभिप्रेरक कार्य करता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कह रहे हैं कि उसको इच्छाओं की संतुष्टि तो हो ही रही है, साथ ही साथ उस कार्य के द्वारा उसे आय की प्राप्ति होती है, उसको सैलरी भी मिले। तो सैलरी का पाना, किसी तरह का कह सकते हैं कि वेतन का मिलना, इंसेंटिव का मिलना, ये सब क्या है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एक्सटर्नल मोटिव हैं। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में दोनों अभिप्रेरक यानी एक्सटर्नल एंड इंटरनल मोटिव कार्य कर रहा है। तीसरा जो क्वेश्चन है कि एक पशु भूख लगने पर अपने ही बच्चों को मार कर क्या करता है, खा जाता है। वो सामान्यतः किस प्रकार के प्रेरक से अभिप्रेरित है। यहाँ आपको बता दूं कि भूख यानी हंगर मोटिव जो है एक बायोलॉजिकल मोटिव यानी जैविक अभिप्रेरक है। तो इसे इसका आंसर होगा बायोलॉजिकल मोटिव यानी जैविक अभिप्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्याह्वान करते समय मौलिक विषय या घटनाओं में जिन अनुभूतियों का समावेश नहीं होता है उन्हें भी शामिल कर लेना कहलाता है। क्या पूछा जा रहा है कि जब भी हम किसी लर्निंग मटेरियल को लर्न करते हैं तो उस लर्निंग मटेरियल को रिकॉल करते वक्त जब हम अपनी तरफ से कुछ इवेंट्स को या कुछ एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड कर लेते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि अपनी तरफ से मेमोरी में कुछ चीज़ों को इंक्लूड करने के प्रोसेस को कहा जाता है कंस्ट्रक्शन मेथड। क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्शन मेथड। नहीं, आप ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्याह्वान के समय मात्र कुछ खास अनुभूतियों को ही बताकर बाद में संभावित अनुभूतियों या घटनाओं से उसे पूरा कर देना कहलाता है। कि जब भी किसी लर्निंग मटेरियल यानी जब भी हम किसी भी घटना को देखते हैं तो हम उस टाइम कुछ खास एक्सपीरियंसेस को ही अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं। लेकिन जब हमसे कहा जाता है कि आप उस इंसिडेंट या उस घटना के बारे में बताओ, तो हम अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। तो इस बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यही पूछ रहा क्वेश्चन में कि प्रत्याह्वान के समय मात्र कुछ खास अनुभूतियों को ही बताकर बाद में संभावित अनुभूतियों या घटनाओं से उसे पूरा कर देना कहलाता है। तो मैं बताऊं को फर्स्ट जो क्वेश्चन था ऊपर वाला जो था वो क्या था, एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस था, और दूसरा जो है इसमें कि अपनी संभावित अनुभूतियों या घटनाओं से उसे पूरा कर देना कहना, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं।
मतलब किसी भी एक पहलू को देखा और उस एक पहलू के बेसिस में हम अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा गेस करना शुरू कर, अगर ये ऐसा था तो ऐसा हुआ होगा। तो इस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है पुनः संरचना यानी रिकंस्ट्रक्शन मेथड। ये मेमोरी का में होता है, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी में काफ़ी मतलब विकृति पाई जाती है, डिस्टॉर्शन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा कारक है जिसकी वजह से हमारी मेमोरी में या स्मृति में त्रुटि पाई जाती है, यानी निम्न में से कौन से कारक स्मृति में त्रुटि के लिए उत्तरदायी हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि स्कीमा, पहला ऑप्शन है आपका स्कीमा, दूसरा है रूढ़ि युक्ति यानी स्टीरियोटाइप, और तीसरा जो है सरल अनुमान यानी सिंपल इन्फेरेंस। तो मैं आपको बता दूं ये तीनों फैक्टर से हमारी मेमोरी में त्रुटि यानी एरर पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कर्ट लेविन के आवश्यकता तनाव सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता उत्पन्न होने पर तनाव भी उत्पन्न होता है तथा आवश्यकता पूर्ण हो जाने पर तनाव समाप्त हो जाता है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, करेक्ट है। क्यों, आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हमारे अंदर किसी भी तरह की आवश्यकता नीड की उत्पत्ति होती है तो उसकी वजह से हमारे अंदर एक टेंशन, एक तनाव की उत्पत्ति होती है, और ये टेंशन और तनाव तब तक बना रहता है जब तक कि हम अपनी उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर लेते। और कर्ट लेविन ने ये बात कही थी अपनी सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाइपोथैलेमस को क्या पूछ रहा है कि हाइपोथैलेमस को संवेग में एक महत्वपूर्ण पक्ष माना गया। किस सिद्धांत में हाइपोथैलेमस को संवेग का एक महत्वपूर्ण पक्ष माना गया। तो मैं आपको बता दूंगी कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से जो कैनन-बार्ड थ्योरी है यानी कैनन-बार्ड सिद्धांत में ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। कैनन-बार्ड थ्योरी को सेंट्रल थ्योरी ऑफ इमोशन भी कहा जाता है। साथ ही साथ चूँकि कैनन-बार्ड ने अपने सिद्धांत में हाइपोथैलेमस और थैलेमस के रोल पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया था, यही रीज़न है कि इस थ्योरी को हाइपोथैलेमिक या थैलेमिक थ्योरी के नाम से जाने। इसका एक नाम सेंट्रल थ्योरी ऑफ इमोशन है तो दूसरा हाइपोथैलेमिक और थैलेमिक थ्योरी ऑफ इमोशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आप कैनन-बार्ड थ्योरी के साथ जाएंगे।